आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महानायक की जिनके बिना आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो शायद होता ही नहीं, बल्कि सैकड़ों टुकड़ों में बटा होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं उनकी इस असाधारण कहानी को। कभी सोचा है कि क्या होता अगर 1947 में आज़ादी के बाद भारत एक देश न बन पाता? अगर ये सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई थी। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हमारे देश को अपनी पैदाइश के साथ ही करना पड़ा। 562 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन रियासतों की संख्या थी जिन्हें अंग्रेजों ने जाते जाते आज़ाद छोड़ दिया था, और उनके राजाओं को 3 ऑप्शन दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग देश बना लो। आप सोचिए, एक तरफ देश आज़ाद हो रहा है और दूसरी तरफ उसके 562 टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा है। तो आज़ादी तो मिल गई, पर असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। अगर ये 562 रियासतें अपना अपना अलग देश बना लेती तो क्या होता? हर तरफ अलग सरकारें, अलग कानून, अलग सेना। देश में एक भयानक उथल-पुथल मच जाती। मतलब देश का वजूद ही खतरे में था। अब सवाल ये था कि इस बिखराव को रोकेगा कौन? ये लगभग नामुमकिन सा काम कौन करेगा? और ये जिम्मेदारी आई एक ही इंसान के कंधों पर, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर सवाल यह है कि पटेल में ये फौलादी हिम्मत आई कहां से? ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें वो उनके बचपन में ही थीं। चलिए उनकी जिंदगी कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक किसान का बेटा भारत का लौह पुरुष बना। एक किस्सा है उनके बचपन का जो उनकी हिम्मत को दिखाता है। एक बार उन्हें एक बड़ा सा दर्दनाक फोड़ा हो गया था। उसे फोड़ने के लिए गरम लोहे की रॉड की जरूरत थी, पर बड़े बड़ों के हाथ कांप रहे थे। तो जानते हैं छोटे से वल्लभ भाई ने क्या किया? उन्होंने खुद वो जलती हुई लोहे की रॉड उठाई और बिना सोचे फोड़े पर लगा दी। सोचिए जरा उस छोटे से बच्चे की हिम्मत। और ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, लीडरशिप तो स्कूल में ही दिखने लगी थी। जब एक टीचर ने बच्चों पर दबाव डाला कि वो सिर्फ उसी की दुकान से किताबें खरीदें, तो पटेल ने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और स्ट्राइक करवा दी। और आखिरकार टीचर को झुकना पड़ा। मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना तो उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। अब यहां से पटेल की जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें एक कामयाब वकील से देश का सरदार बना देता है। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ इंग्लैंड में पढ़े लिखे सूट बूट पहनने वाले एक टॉप के वकील जिनका सपना था एक सफल करियर, और दूसरी तरफ खादी पहने किसानों के बीच खड़ा एक नेता जिसे लोग सरदार बुलाते थे। ये दोनों एक ही इंसान हैं। ये था वो जबरदस्त बदलाव जो गांधी जी से मिलने के बाद उनकी जिंदगी में आया, जब उन्होंने अपनी निजी सफलता को देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो ये सरदार नाम आया कहां से? ये कोई सरकार से मिला हुआ टाइटल नहीं था। नहीं, ये तो लोगों ने दिया था, दिल से। हुआ ये कि 1928 में उन्होंने बारडोली के किसानों के हक के लिए एक बड़ा आंदोलन किया और जीते भी। तो बस वहां के किसानों ने उन्हें अपना सरदार, अपना लीडर मान लिया, और तब से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बन गए। तो अब हम वापस आते हैं उसी सबसे बड़ी चुनौती पर, वो 562 रियासतें। देश की आज़ादी के बाद पटेल के सामने यही पहाड़ जैसा काम था, इन सबको एक साथ, एक भारत में लाना। और जरा देखिए ये काम कितनी तेजी से हुआ। अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, और 1949 तक, मतलब सिर्फ 2 साल के अंदर, ज्यादातर रियासतें भारत का हिस्सा बन चुकी थीं। बिखरा हुआ नक्शा एक हो चुका था। ये दिखाता है कि पटेल का काम करने का तरीका कितना तेज और असरदार था। तो उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, पटेल का तरीका बहुत प्रैक्टिकल था। एक 3 स्टेप प्लान। पहला, प्यार से बात करो। उन्होंने राजाओं से देशभक्ति की अपील की। कहा, ये हम सबका देश है, साथ आ जाइए। दूसरा, उन्हें गारंटी दी कि आपका मान सम्मान बना रहेगा। लेकिन जब बात देश की एकता पर आई और कोई प्यार से नहीं माना, तो फिर उन्होंने तीसरा और आखिरी कदम उठाया, सख्ती। ये बात पटेल को बहुत अच्छे से समझाती है। उनमें जर्मनी को जोड़ने वाले बिस्मार्क जैसी प्लानिंग की ताकत थी, कौटिल्य जैसी चाणक्य नीति थी, और अब्राहम लिंकन की तरह देश की एकता के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर बने थे सरदार पटेल। तो उन्होंने देश तो जोड़ दिया,
पर उनकी विरासत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए और उनकी जिंदगी का फलसफा क्या था। तो हम सरदार पटेल को क्यों याद करते हैं? सबसे पहले क्योंकि उन्होंने आज के भारत की नींव रखी, उसे एक किया। उन्होंने ही सिविल सर्विसेज की स्थापना की, जिसे भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है। वो एक ऐसे लीडर थे जो बातें कम और काम ज्यादा करते थे। उनके लिए हमेशा देश सबसे पहले था, और उनका संकल्प, वो तो लोहे जैसा मजबूत था ही। और जानते हैं, इतने बड़े बड़े काम करने वाले इस इंसान की अपनी जिंदगी कैसी थी? बहुत ही सिंपल। वो चाहते तो एक बड़े वकील की तरह आलीशान जिंदगी बिता सकते थे, पर उन्होंने सादगी को चुना। उनका मानना था सादा जीवन उच्च विचार, और शायद यही सादगी उन्हें इतनी बड़ी ताकत देती थी। और आज उन्हीं की याद में खड़ी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, पर यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि एक इंसान अपने फौलादी इरादों से कैसे एक बिखरे हुए देश को एक कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। सरदार पटेल ने तो अपने जमाने में देश को बनाया, उसे जोड़ा, पर आज के समय में हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए देश बनाने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सरदार पटेल की विरासत को आज भी जिंदा रखता है। सोचने वाली बात है ना?